हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे टू ड्रीम 247। तो आज हम देखेंगे सेकंड थियरी, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। अपना अर्थ कैसे ओरिजिन हुआ, इसके लिए इसके पीछे बहुत सारे अलग अलग थियरीज़ है जो कि अलग अलग लोगों ने दिए। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने गैसियस थियरी ऑफ इमैनुअल कांत पढ़ी थी। हाँ, उसमें कुछ थोड़ा बहुत जैसे ओरिजिन ऑफ द अर्थ के साथ मैंने ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स भी कहा है, तो वो ज़रा आप करेक्ट कर लेना। सॉरी, उसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया था, मैंने फ्लुएंट में ओरिजिन ऑफ द अर्थ के साथ ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स ऐसे भी बोल दिया था। ओरिजिन ऑफ द अर्थ के पीछे ये 4 थियरीज़ है। इसमें ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स की थियरी अलग है जो कि हम बिग बैंग में पढ़ेंगे। बिग बैंग में कहा है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स कैसे हुआ है। और ये जो 4 थियरीज़ है जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट थियरी देखी, और इसके आगे आने वाले वीडियो में और 3 थियरीज आने वाले। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा गैसियस थियरी ऑफ इमैनुअल कांत। ये वीडियो में हम लोग ने देखेंगे नेबुलर थियरी ऑफ लैप्लेस। और आने वाले 2 वीडियोस में और 2 थियरीज देखेंगे हम लोग जो ओरिजिन ऑफ द अर्थ से जुड़ी हुई है। तो आज कंटिन्यू करते हैं नेबुलर थियरी ऑफ लैप्लेस के साथ। जो लैप्लेस अपने खुद के एजम्पशंस रखता है ये थियरी प्रूव करने के लिए, और ये थियरी 1796 में लाई गई थी। तो लैप्लेस ने अज्यूम किया कि एक हॉट गैसियस नेबुला स्पेस में एग्जिस्ट करता था पहले से ही। तो उनके हिसाब से ये नेबुला पहले से ही अपने रोटेटिंग एक्सिस में रोटेट कर रहा था। ये जो नेबुला था वो बहुत स्टार्टिंग में हॉट था, और धीरे धीरे ये नेबुला में से लॉस ऑफ हीट के कारण ये नेबुला धीरे धीरे कंडेंस होते जा रहा था, कूल होते जा रहा था, और इसके आउटर सरफेस में से हीट लॉस हो रही थी। और ये हीट लॉस क्यों हो रही थी? तो रेडिएशन की वजह से हीट पूरा लॉस हो रहा था, हीट बाहर फेंक रहा था ये नेबुला। और ये हीट बाहर फेंकने की वजह से ये जो हॉट गैसियस नेबुला था तो वो धीरे धीरे कूल हो रहा था, और ये कूल होने की वजह से इसका साइज़ धीरे धीरे कम होते जा रहा था, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। जैसे ही कोई चीज़ कूल होती जाती है तो वो धीरे धीरे श्रिंक करने लग जाती है, कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाती है। जो उसका सर्कुलर रोटेशनल स्पीड है वो जैसे जैसे इंक्रीज़ होते गया, ये बहुत सारा हीट बाहर फेंकने लग गया। बहुत सारा हीट बाहर फेंकने की वजह से ये पूरा जो आउटर सरफेस और नेबुला था वो कूल होने लग गया था। तो जैसे जैसे बहुत कूल होते गया इसका साइज़ रेड्यूस होते गया। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि कोई चीज़ अगर कूल होती है तो वो श्रिंक करना चालू कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट करना चालू कर देते। तो वो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वो धीरे धीरे छोटा होते जा रहा था नेबुला। तो जैसे ही अगर हम लोग कोई एक बड़ा मैटर देखें, मतलब कोई एक बड़ी रोटेटिंग चीज़ है और एक छोटी रोटेटिंग चीज़ है, तो बड़ी रोटेटिंग चीज़ के कंपैरिजन में छोटी रोटेटिंग चीज़ बहुत फास्ट मूव करेगी, उसका रोटेटरी स्पीड फास्ट होगा। ये हम लोग ने पिछले वीडियो में भी देखा, डिस्कस किया था कि बड़ा अगर कोई समझो एक बड़ा बॉल है और एक छोटा बॉल है, तो दोनों को रोटेट करने की कोशिश करना, तो जो बड़ा वाला बॉल है वो छोटे वाले बॉल के हिसाब से थोड़ा कम स्पीड में रोटेट करेगा। तो जैसे कि यहाँ सब 5th पॉइंट में वही सब लिखा है। तो ये साइज़ की वजह से रोटेटरी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होती गई, और ये इंक्रीज़ की वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था वो सेंट्रीपिटल फोर्स से एक्सीड कर गया, सेंट्रीपिटल फोर्स से ज़्यादा हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो जाता है तो वो बाहर की तरफ एक्ट करता है, और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा रहता तो वो अंदर की तरफ एक्ट करता। इसकी वजह से वो कुछ चीज़ बाहर फेंकने लग गया। तो जैसे इधर लिखा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिकेम सो ग्रेट दैट इट एक्सीडेड द सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हेन दिस स्टेज वाज रीच द मटेरियल्स एट द इक्वेटर ऑफ द नेबुला बिकेम वेटलेस। सिंपल यही कि अब बाहर की तरफ फेंकने लग गया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, तो अंदर की चीज़ तो बाहर फेंक गई थी, तो जो अंदर रहेगा वो तो वेटलेस ही हो जाएगा ना। सिंपल यही दिया यहाँ पे। और अंदर के मटेरियल्स बाहर तो आ गए, और बाहर का नेबुला जो था वो पहले से ही कंडेंस हो गया था, और वो कंडेंसिंग की वजह से वो श्रिंक होते जा रहा था, वो बाहर की तरफ जा रहा था। आउटर लेयर जो कंडेंस हो रहा था वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, और इसकी वजह से जो सेंट्रल में जो न्यूक्लियस था और उसकी सराउंडिंग में
अलग रिंग बन गई ये कंडेंसेशन की वजह से, और ये कंडेंस जो आउटर लेयर था वो बार बार खींचा चला गया, उसकी वजह से जो सेंट्रल न्यूक्लियस था नेबुला का, उसके सराउंडिंग, उसके अराउंड एक अलग रिंग बन गई, वो सेपरेट हो गई ये सेंट्रल न्यूक्लियस थे। और ये जो रिंग थी, तो ये रिंग और भी अलग अलग 9 रिंग्स में डिवाइड हो गई। और ये जो रिंग था उसमें पार्टिकल्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट थे, तो ये पार्टिकल्स देखेंगे हम लोग आगे आगे कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे में बोलते हैं वो अट्रैक्ट होने लगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लग गए। ये जो पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, और ये अट्रैक्शन की वजह से वहाँ पे एग्लोमेरेशन होने लगा। एग्लोमेरेशन मतलब वो जो पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे पे कोलाइड होने लग गए, और ये कोलिजन की वजह से हर एक रिंग्स में अलग अलग प्लैनेट्स फॉर्म हो गए। किसकी वजह से? तो ये एग्लोमेरेशन की वजह से। तो ये एग्लोमेरेशन मतलब क्या? जो अलग अलग पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे पे कोलाइड होने लग गए, और एक बड़ा सा प्लैनेट हर एक रिंग में फॉर्म हो गया। और ये प्लैनेट्स अभी हम लोग देखते कि अभी जो हम लोग के 9 प्लैनेट्स हैं, अभी नहीं है, अभी 9 प्लैनेट्स तो नहीं है, अभी सिर्फ 8 प्लैनेट्स है। प्लूटो तो 2006 में समथिंग उसको अभी प्लैनेट नहीं मानते, तो अभी तो 8 प्लैनेट हैं। तो पहले तो कंसिडर करते थे 9 प्लैनेट्स, तो ये 9 प्लैनेट्स इसी की वजह से फॉर्म हुए थे। तो अभी कुछ एक पिक्चर्स देखते हैं हम लोग। तो ये देखो, ये एक नेब्यूला की तरह दिख रहा है, और ये जो सेंटर पार्ट है और ये आउटर पार्ट है, तो ये जो आउटर पार्ट है वो और बाहर की तरफ खींचता गया, और ये सेंट्रल पार्ट ने तो खुद को सिकुड़ना चालू कर दिया था, कॉन्ट्रैक्ट होने लगा था, और कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बीच में सन फॉर्म हो गया। और इधर के जो पार्टिकल्स थे वो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर फेंक दिए गए थे। तो बाहर फेंक देने की वजह से ये अलग अलग रिंग्स में अलग अलग प्लैनेट्स एग्लोमेरेशन की वजह से फॉर्म हुए, अलग अलग रिंग्स में। तो रिंग्स हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए, ये ऐसा कुछ फॉर्म हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो सन के पास में है वो तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है, रॉकी प्लैनेट्स, और सन की रेस जो ये 4 प्लैनेट्स है उसके आगे नहीं पहुंच पाई, इसलिए ये जो प्लैनेट्स है वो गैसियस फॉर्म में रह गए। तो लैपलेस ने ये सब के बारे में कुछ अज्यूम नहीं कर पाया, ये सब के बारे में मतलब थियरी नहीं दे पाया कि जो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स ही क्यों टेरेस्ट्रियल रहे और आगे के प्लैनेट जोवियन क्यों हुए, या फिर ये जो आगे के प्लैनेट्स है सैटर्न और यूरेनस है वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते। तो ये सब लैपलेस नहीं बता पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो आगे अभी ये देखते हैं कि लैपलेस थियरी में क्या कुछ फ्लॉज रह गए जिसकी वजह से ये थियरी भी एक्सेप्ट नहीं हो पाई। तो अब देखते हैं कि लैपलेस की थियरी में कौन से फ्लॉज थे। तो लैपलेस, ये नेबुला कहाँ से एग्जिस्ट हुआ, ये कहाँ से हीटअप हुआ, और ये क्यों पहले से ही मोशन में था, ये तो लैपलेस बता नहीं पाए। फिर जो नेबुला से रिंग्स निकले वो 9 पार्ट्स में डिवाइड क्यों हुए और क्यों नहीं, या फिर कम क्यों नहीं, ये भी लैपलेस बता नहीं पाए। और अगर प्लैनेट्स जो है वो नेबुला से फॉर्म हुए तो नेबुला की वजह से वो प्लैनेट्स भी लिक्विड स्टेट में होने चाहिए थे, और जो लिक्विड स्टेट में होता है वो कभी भी रिवॉल्व या फिर रोटेट ही नहीं करता। तो लिक्विड स्टेट वाले मैटर्स कभी रिवॉल्व या रोटेट नहीं करते। तो ये भी लैपलेस अपने थियरी में प्रूव नहीं कर पाए या फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये थे उनके कुछ फ्लॉस। तो आगे के थियरी में और भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स आते गए थियरीज़ में, तो वो हम लोग आगे के आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो आगे के आने वाले वीडियोस में और 2 थियरीज़ है बचे हुए जो ओरिजिन ऑफ द अर्थ को बताते, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में एक मॉडर्न थियरी है जो कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स बताती है, जो कि सबसे फेमस बिग बैंग थियरी, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहना, और आगे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचती रहे उसके लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल। थैंक यू। आई होप आप ये आज जो एक्सप्लेन किया मैंने आप समझ गए रहेंगे। कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना।